दुनिया भर के बाजारों से आज है मिले जुले संकेत और कल की कमजोरी के बाद आज फिर से गिफ्ट निफ्टी कमजोर शुरुआत के देते हुए संकेत। लेकिन आज है हफ्ते का आखिरी दिन और नई वीकली सीरीज का पहला दिन भी, तो एक्शन रहेगा भरपूर। नतीजों के लिहाज से आज है बेहद 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 बड़ा दिन, ढेर सारा एक्शन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में रहेंगे बाजार, वीकली एक्सपायरी और आरबीआई पॉलिसी दोनों से अब हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं इस पर करनी है। आज हमने एक्शन डबल किया है। डबल किया है? कैसे? जो कल आप छुट्टी पे थे। हाँ, तो आज भरपाई करनी है, कल और आज दोनों का काम करवाएंगे। करेंगे सर, बिल्कुल करना है। तो बता दूं पहले ट्रिगर्स जहां से हमें एक्शन की शुरुआत करनी है। तो कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में एक वक्त 400 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी तेजी थी, लेकिन आखिर में ये बढ़त गंवाकर हल्के हरे निशान में हुए हैं बंद। ये रहा आपका हाल अमेरिकी बाजारों का। MSCI इंडिया इंडेक्स में बदलाव है, कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव है, उनके चलते आज मैंने स्टॉक ऑफ द डे में भी कुछ बेहतर स्टॉक। हाँ बिल्कुल देव, आज पूरी तैयारी है। आज मेरा पूरा फोकस स्टॉक्स पर है। हाँ, क्योंकि ये मार्केट अब इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स में आपको मौके दे रहा है। तो आज सुबह वाली कमेंट्री मिस मत कीजिएगा, ढेर सारे स्टॉक्स मिलेंगे और आपको बहुत काम के भी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को निवेश मंत्र दी है और कहा है कि जिन जिन सरकारी कंपनियों पर विपक्ष उंगली उठाए, आलोचना करे, वहीं पर पैसा लगाने का मौका है। कल से ये उनका जो भाषण का अंश है बहुत वायरल होता हुआ दिखा है। बाजार में नतीजे के लिहाज से बड़ा एक्शन है। कल बाजार बंद होने के बाद हीरो मोटोकॉन को और बायोकॉन जैसे नंबर्स आए और आज लंबी लिस्ट से कितने हैं? 14 एफएनओ और 2 निफ्टी। माय गॉड, 16 हाईएस्ट एवर निफ्टी एफ प्लस एफएनओ रिजल्ट आज है इस रिजल्ट सीजन के। तो शुक्र है, शुक्रवार है। ओके, तो ये है आज के सारे ट्रिगर्स। चलिए, तो ट्रिगर्स तो ढेर सारे हैं। एक बार पहले ग्लोबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल रात अगर आप 9-10 बजे अमेरिकी बाजार देखते तो बड़े खुश होते हैं। तो सो गए थे कुछ अच्छे देख के। हाँ? अच्छे देख के सो गए थे। ठीक है, सब अच्छा है जी। ऑलमोस्ट 550-600 पॉइंट ऊपर था इंट्राडे में डाउ। वहां से ये क्या हो गया सर? मतलब ऑलमोस्ट डेज लो पर बंद हुआ, सिर्फ 50 अंक ऊपर, एक बार ऑलमोस्ट 600 अंक ऊपर। तो ये कैसे? दो चीजों से इसको देखना है। पहली चीज तो है कि अमेरिकी बाजार में जोश तो है और पूरा है और थोड़ी सी अच्छी खबर चाहिए तो बढ़ जाएंगे, है ना। क्या हुआ? महंगाई का आंकड़ा 3% से बढ़कर 3.3% आना था, ठीक है, आया 3.2%, यानी 10 बेसिस पॉइंट। अब 10 बेसिस पॉइंट में क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन बढ़ने के लिए कारण चाहिए। भाग्य भाई एकदम 550 पॉइंट ऊपर, एकदम ऐसी जोर से दौड़ लगेगी, अरे मजा आ गया। मतलब अब ये सबको पता है अमेरिका वालों को कि 3.3 और 3.2 से फेड डिसाइड नहीं करेगा कि ब्याज दर बढ़ानी है। 10 बेसिस पॉइंट पे डिसीजन नहीं होता भाइयों। लेकिन फिर भी अंदर तेजी का मूड है ना। बढ़ने के लिए कारण चाहिए, तो रिएक्ट किया। तो चलो भागते हैं। 2-3 दिन से थोड़ा ऊपर नीचे वाला माहौल चल रहा है, एकदम तो इस दौड़ लगा गया। सब ठीक है जी, नंबर्स बढ़िया आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोर इन्फ्लेशन नंबर वो भी 10 बेसिस पॉइंट उम्मीद से कम आया, चलो ये भी ठीक है। फिर घटे क्यों? तो हुआ ये कि जिस एक और तीसरे डेटा को जिसको आप में ज्यादातर लोग कभी देखते नहीं, लेकिन कल देख लिया, कोर सर्विसेज का इन्फ्लेशन डेटा। अच्छा, कोर इन्फ्लेशन डेटा अलग है और कोर सर्विसेज का इन्फ्लेशन डेटा अलग है। वो थोड़ा सा बढ़कर आया, वहां से चिंता हुई। और चिंता एक और बात से कि जो वेज इंडेक्स है, मतलब जितनी सैलरी आप देते हैं लोगों को, वो थोड़ा बढ़ा। तो मतलब आप अमेरिका में लोगों को ज्यादा सैलरी दे रहे हो और कोर सर्विसेज का इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ के आया, बस उसने प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर कर दी और अच्छे खासे बड़े आप फर्स्ट क्लास मजबूत बंद हो सकते थे, तो गिर पड़ के मतलब लगभग वहीं पे आ गए जहां से शुरू हुए थे। तो ये माहौल था कल अमेरिका। तो अब यही वाली बात है, क्या होता है कई बार जो लोग हैं ना रिजल्ट्स के पहले ट्रेड करते हैं ना स्टॉक में, अंदाज होता है कि अरे ये टॉप लाइन आएगी, बीट आएगा, बहुत अच्छे वो क्वार्टरली अपडेट आए हैं और रॉ मटेरियल प्राइस भी घटी, मार्जिन में। कभी कभी है ना ये सब तो आप अंदाज लगाते हो, अंदर कुछ और निकल के आ जाता है और डिटेल में जाके नंबर्स में कहते हो ना, बीच में देखो क्या। हाँ, रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द नंबर्स, वो कभी कभी आ जाता है। कल अमेरिका वालों का वही हाल हुआ, सब कुछ कल अमेरिका। आप देखो 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर तेज से पूरे दिन भर। यस सर। तो सबको आइडिया था नंबर बढ़िया आएगा, हर अमेरिका में हर आदमी को पता था, अच्छे मूड के साथ गए थे, है ना। लेकिन हुआ क्या? नंबर अच्छा भी आया लेकिन पैसे नहीं बने, फंस गए ऊपर में। तो अभी बात यह है कि नंबर्स आ गया, हो गया, समझ में भी आ गया। कुल मिला के पिछले 7-8 दिनों के ट्रेडिंग सेशन को अमेरिका में मिला के देखो,
वोलेटाइल है। Got it. अच्छी खबर आती है बढ़ते हैं, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे में सपोर्ट आता है, तो ये वॉलेटिलिटी है। अब कोई बड़ा नंबर अभी कोई ऐसी बड़ी अभी इमीडिएट ट्रिगर अमेरिका में दिख नहीं रही। सो अब देखते हैं आज से अमेरिकी बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन के नंबर में मजा आया, जोरदार इंटरेस्टिंग एक्शन था अमेरिका में, मजा आया ना। हाँ। चलिए, तो एक बट एक चीज है कि ओवरऑल ऐसा बुरा कुछ भी नहीं है। ऐसे देखा जाए तो कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन डेटा बढ़कर भी आया है या वेज बढ़ी है, तो ये इकोनॉमी की मजबूती दिखा रही है। अब क्या है, आपको दोनों चीज चाहिए, इकोनॉमी भी कमजोर हो, इकोनॉमी भी मजबूत रहे और ब्याज दर भी घटे, मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, जो तो फेट देने वाला है नहीं। करेक्ट सर, है ना। हाँ, तो वैसा हाल है। मुंह में तो पहले से भरा हुआ है लड्डू और दोनों हाथ में और चाहिए, मतलब इतनी तेजी में हो। तो अब यही है, देखो थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन कभी कभार हो जाती है, बट ऑल इज वेल। ऐसा कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं कि ऐसा कुछ बहुत खराब है, ऊपर नीचे थोड़ा चलता है, चलता रहता है ना, एवरीथिंग ऑल राइट। अच्छा, आपने क्योंकि फेड की पॉलिसी की बात करी, हमारी पॉलिसी कल हो गई, वीकली एक्सपायरी भी हो गई, दोनों फैक्टर्स प्ले आउट हो गए। कल क्या हुआ, थोड़ा हमारे बाजार का एक्शन समझ आइए, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डिनरी तो कुछ नहीं था, तो फिर ऐसा रिएक्शन क्यों आया? दीप देखो, कल का सेशन हमारे लिए मेक और ब्रेक था ही जी, क्योंकि पॉलिसी थी। हाँ। पॉलिसी में सुबह सुबह अपने जब बात हो रही थी, नहीं अपने कहाँ हो रही थी, आप तो नेहा जी थी। हाँ, तो पॉलिसी में सुबह सुबह जब मेरी बात हुई, मैंने कहा कि देखो गवर्नर साहब के पास ज़्यादा अच्छा बोलने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा अच्छा बोलेंगे, करेक्ट, और अच्छा कुछ खास बोले भी नहीं। इन्फ्लेशन का टारगेट उन्होंने बढ़ा दिया, टारगेट में क्या मतलब, जो जहां इन्फ्लेशन रहेगा वो 1% बढ़ा दिया, हर एक लेवल पे जीडीपी का टारगेट सेम रखा। सो एक्सपेक्टेड लाइन पे उनके कमेंट सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, परफेक्ट, एकदम स्क्रिप्टेड लेवल पे शक्तिकांत दास साहब परफॉर्म कर रहे थे। अचानक परफॉर्मेंस में बीच में विघ्न आ गया, बाधा आ गई, और वही हुआ कि जैसे ही उन्होंने बोला कि लिक्विडिटी थोड़ी सिस्टम से निकालने की जरूरत है, भाई तुमने 2000 रुपए के नोट बहुत जमा करवा दिए, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है, मैं निकालूंगा, और वो ICRR बढ़ाने का जो उन्होंने फैसला किया है, बस वहीं से प्रॉफिट बुकिंग जोरदार रही। क्योंकि इसमें हुआ ये कि बैंकों की बुक्स पे, बैंकों की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है वो RBI की बैलेंस शीट में शिफ्ट होगा। इसका इन शॉर्ट मतलब आम हमारे दर्शक है उनके लिए मतलब ये है कि बैंक्स का प्रॉफिट थोड़ा कम होगा और वो प्रॉफिट शिफ्ट होकर RBI के पास चला जाएगा, तो बैंक्स के लिए हल्का सा नेगेटिव है। भले ही मान रहे लोग कि 2-3 महीने का मामला है, उसके बाद से ये सब एक बार 30 सितंबर तक नोट बदलने हैं, तो बाद में रिव्यू भी करने की उन्होंने बोली, बदल भी देंगे। लेकिन एक बार जो है ना वो झटका, आपको पता है एक बार हरे निशान में आ गया था बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट, ये पॉलिसी के वक्त है, टच किया ग्रीन में, और पॉलिसी के वक्त ही हुआ। मैंने फ्लैश भी कराया है, निफ्टी बैंक निफ्टी बैक इन ग्रीन, और जब कराया उसके जैसे ही हुआ नहीं कि वहीं बोले, हाँ, सो वहां से धुलाई पिटाई हो गई। अच्छी बात एक ही थी दीप जी, आप 44,500 के नीचे बंद नहीं हुए, जो हमारा स्टॉप लॉस का क्लोजिंग लेवल था। इंट्राडे में तो गए थोड़ा, लेकिन वैसे बंद नहीं हुए। सो आई थिंक बैंक निफ्टी वैसे भी थोड़ा तो कमज़ोर है ये निफ्टी के मुकाबले में। फिर ये पॉलिसी से एक जो जोश मिलना चाहिए, जोश मिलने के बजाय होश उड़ गए, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा कल प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल, इसके लिए कोई अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। ये तो सोचो, डाउ 200 पौने 200 पॉइंट फ्यूचर्स पे ऊपर था, तब ये हाल है, समझो 100-200 नीचे होता है, तो कल तो बैंड ही बज जाती होता। बिल्कुल सर, है ना। सो इसलिए फिर भी मतलब सपोर्ट तो बाहर से तो पूरा है, अब हम ही कमजोर है, तो क्या करेंगे। तो आज इसका और इम्पैक्ट आ सकता है? आज के लिए दीप एक बहुत बढ़िया चीज क्या है, आज है ना, मतलब लोग दो तरीके से खाली हैं जी। एक पोजीशन से, वीकली एक्सपायरी हो गई तो ऑप्शन की पोजीशन सारी कम जी, और दूसरा दिमाग से, हाँ, दिमाग से खाली मतलब दिमाग नहीं है या दिमाग से पैदल है, ऐसा नहीं, खाली मतलब माइंड में आपके है ना वो बहुत सारी चीजें ऑक्यूपाइड रहती है जी। आज वीकली एक्सपायरी है, आज पॉलिसी आएगी, आज रात को अमेरिका में इन्फ्लेशन आएगा, ये सब चीजें निकल चुकी है, वो टेंशन निकल गई, सब खत्म हो गया। तो आज दिमाग खाली है। अब जो आज होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मार्केट के दम पे होगा, हमारी ताकत के दम पे होगा। उसमें आपके पास जो ट्रम्प कार्ड है जी, FIs की बाइंग या सेलिंग, बस एक ही चीज ट्रिगर बचा है आपके लिए, और उसी पे आज आपको ट्रेड करना है। इस ट्रिगर की प्रॉब्लम एक ही है जी, ये 3:30 के बाद पता चलता है कि आज इन्होंने क्या किया, पता चलता। पुराना ट्रैक्स रिकॉर्ड देख के आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या किया है वो तो 3:30 बजे बाद ही पता। तो अब आप कैसे पता लगाओगे? पता लगाओगे पिछले कुछ दिनों के एक्शन से। सो जैसे 2 दिन से FIs की कैश की खरीदारी आ रही है, बिल्कुल। तो अगर जो लोग खाली कैश का लेवल देख के वेरी नाइस, फिर से आगे लेने,
और डीआईएस के साथ में कल और सपोर्ट, कल डीआईएस का सपोर्ट साथ में और आ गया 700 करोड़ का। वेरी नाइस, दोनों ले रहे हैं। अरे भाई दोनों ले रहे हैं तो इतने घटे क्यों? थोड़ा अंदर घुस के देखो, ये पास वाले जो नंबर है। बस right इंडेक्स 1162, स्टॉक्स 5000 करोड़, मतलब क्या है ये? और इसका तो वीकली एक्सपायरी से कुछ लेना इसका कोई लेन देन नहीं, स्टॉक से। ये कहाँ से हो गया? सो इसलिए प्रेशर है पूरा एफआईएस का। एफआईएस की बिकवाली का दबाव दोनों मिला के, कैश में, स्टॉक फ्यूचर्स में, प्लस थोड़ा सा इंडेक्स, इन तीनों को मिला के आप देखो जी। और जब तक इन तीनों को मिला के देखकर आंकड़े ठीक ठाक आने लगे तो हम बढ़ेंगे। तो तब तक आपके लिए ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा। कितना? कोई टेंशन वाली बात नहीं, जब तक आप ट्रेडिंग रेंज का लोअर एंड नहीं तोड़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिंपल सी चीज दीप क्या है, 19,400 के आसपास, 19,400-500 की रेंज में आ रही खरीदारी, 19,600 19,700 की रेंज में आ रही प्रॉफिट बुकिंग, बहुत ही टाइट रेंज में आप चल रहे हैं। और इसलिए आज की जो स्ट्रेटेजी लिखी मैं बताऊँ कि एक तो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स आपके लिए हो गए खत्म। अब आपको प्योरली डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करना है। गॉट इट। लोकल फंड ज़्यादा खरीदेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, एफआई ज़्यादा बेचेंगे तो नीचे लाएंगे। ट्रेडर्स को कुछ नहीं करना, आपकी ताकत भी नहीं है करने की। सोचो में जो हो रहा है उसके साथ हो जाओ, बजाय इसके कि मैं ये करूं मैं वो करूं। मार्केट जो ट्रेंड जो डायरेक्शन दिखा रहा है आप उसकी तरफ हो जाओ, ठीक है, आपको करना है पहली चीज। आज की ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जहां खुल रहा है छोड़ दो, कोई नहीं, 50 खुले, 75 नीचे खुले, 25 नीचे खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद कहाँ हो रहा है वो। और एकदम आज मैंने 2 स्टॉप लॉस जो क्लोजिंग बेसिस पे निकाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत छोटे हैं दीप। ये बीटीएसटी ट्रेडर्स के लिए। क्या? अगर आज आप 19,500 के नीचे बंद होते हैं तो आपको बीटीएसटी पे लॉन्ग पोजीशन नहीं करनी है, और 44,500 के नीचे बंद होते हैं तो नहीं। आप 19,535 पे बंद हुए हैं, सिर्फ 30-35 पॉइंट, 543 पे सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर बंद हुए, तो 40 पॉइंट भी नीचे जहां खुल रहा है वहां मुझे क्लोजिंग नहीं चाहिए। 50 पॉइंट नीचे खुल रहा है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, ओपन के नीचे क्लोज नहीं चाहिए। दूसरा, बैंक निफ्टी मुश्किल से 44,500 के आसपास ही बंद हुआ है, करेक्ट? मुझे 44,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर क्लोजिंग है आप बीटीएसटी ट्रेड करें तो आज आप थैंक यू कर लीजिए, एकदम आज और कल का जो ट्रेड करते हैं उनके लिए। गॉट इट। नो डाउट जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए तो स्टॉप लॉस अलग है ही अपने, 19,275 वाला जो है और या 44,000 वाला है वो अपनी जगह, वो थोड़ा बाहर वालों के लिए। दूसरा, क्योंकि आज का सेशन मेक और ब्रेक है जी। अगर भारतीय बाजारों को ऊपर जाना है और करेक्शन पूरा करना है, क्योंकि अब ट्रिगर्स कम हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, तो आपको 2 लेवल पे नजर रखनी। 19,650 के ऊपर आज बंद होता है और 45,000 के ऊपर आज बंद होता है बैंक निफ्टी, तो लॉन्ग पोजीशन करके जाना है आपको अगले हफ्ते के लिए। बहुत छोटे स्टॉप लॉस, टाइट एकदम। हाँ, इसलिए आज टाइट ही रखा है, क्योंकि आज आपको एक निर्णायक मूव मिल सकता है। अगर मिल जाए तो फिर उसको आपको अगले हफ्ते के लिए ट्रेड करना है। समझ गया सर। तो उस हिसाब से आज के ये रखें। समझ गया। तो आज के ट्रिगर में एक ही चीज ध्यान रखनी, क्या? एफआईएस, जो आपको बाद में पता चलेगा। यस सर। दूसरा एक ट्रिगर और है, वो भी हमारा अपना ही है, वो भी बाहर का नहीं है। क्या है? स्टॉक्स। रिजल्ट हेवी डे, 16 वायदा कारोबार की कंपनियां, जिसमें निफ्टी की भी मिला के 16 कंपनी और निफ्टी की लंबी लिस्ट है कैश मार्केट की। आपको स्टॉक्स पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स चलेंगे, घटेंगे, इंडेक्स छोड़ दिए साइड में। आज मेरा इंडेक्स का दिन नहीं है, स्टॉक्स, और इसीलिए मैं आज बहुत सारे स्टॉक्स आपके लिए लेके आया। अरे वाह सर। तो आइए फिर पहले एक बार स्ट्रैटेजी कर लेते हैं, एक दो और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर भी बात करनी है, पर पहले एक बार आपकी स्ट्रैटेजी समझा। तो स्टॉक में मोदी जी भी बता रहे हैं, उस पर बात करते हैं बिल्कुल। तो चलिए, आज ग्लोबल संकेत है न्यूट्रल साइड पर, एफआईज है नेगेटिव, घरेलू फंड्स हैं पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड है पॉजिटिव, ठीक है। 19,465 19,500 पहला सपोर्ट जोन है, इसके ठीक नीचे 19,300 19,435 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। थोड़ा सा बड़ा रेंज है लेकिन स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। टुकड़ों में यहाँ पर खरीदना है, 435 385 300 3 टुकड़ों में आप जरूर यहाँ आए तो डरिए मत, ले लेना, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। रेंज के ऊपरी सिरे पर 565 600 है पहला, फिर 625 से 700 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 44,275 44,400 पहला सपोर्ट जोन है और इसके ठीक नीचे आपके लिए आएगा 44,125 44,225, बहुत नज़दीक के लेवल है और दोनों ही लेवल। अब इससे ज़्यादा आप बचा नहीं, अभी 44,000 तो टूटते तो बैंड बच जाएगी, तो इसलिए अब आप 500 पॉइंट का ही क्वेश्चन बचा है आपके पास, जहाँ से आपको ख़राब होना है, ठीक है ना। ऊपर 44,725 825 पहली रेंज है और 44,875 से 975 ऊपर का प्रॉफिट बुकिंग का लेवल। पिछले 2 दिनों से 44,975 यानी कि 45,000 पार नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ प्रॉफिट बुकिंग, और 45,000 पार हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो भी कोई बात नहीं, फिर तो खुशी की बात है कि आप नई रेंज में जाने की तैयारी करेंगे। गॉट इट सर।
एफएस की पोजीशन वापस थोड़ी सी घटी है, 41%, अच्छा ही है। पुट कॉल रेशियो दोनों ही घटकर आया है दीप, नहीं निफ्टी का घटकर आया है, बैंक निफ्टी का हल्का सा ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विक्स भी 2.5% बढ़ा है, तो कोई चिंता की बात है नहीं। स्टॉप लॉसेस जी, इंट्राडे 19,400, क्लोजिंग 19,500, छोटे ही रखने अपने। 5-25 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस में जैसे 19,380 भी रख सकते हो आप, है ना, 400 के बजाय। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से देख लो, बट ब्रॉडली क्लोजिंग तो यही रखो आज 19,500 ज़्यादा ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 44,250, क्लोजिंग 44,500, नो छेड़छाड़। अगर करना ही है तो इंट्राडे वाला 44,100 तक या 44,000 तक लाओ, नीचे लाओ, ऊपर नहीं। बाकी यही स्टॉप लॉस ठीक है सर। शॉर्ट साइड पे 19,650, आज स्टॉप लॉस नीचे खींच लिया मैंने 19,650, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी, बस इसके ऊपर टिक गया, थैंक यू, काट लेना है। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे वाला थोड़ा नीचे खींचा है 45,125, क्लोजिंग 45,000, थोड़ा धीरे धीरे स्टॉप लॉस को टाइट किया है। हाँ, ठीक है, गॉट इट। नई पोजीशंस के लिए, नई पोजीशन में खरीदारी करनी है और बिकवाली दोनों ही करनी है। तो खरीदना है, खरीदने के लिए जो बढ़िया रेंज है दीप, वो 19,385 से 19,465, 465 के नीचे खुलेंगे, वहाँ खरीदना नहीं, वहाँ रिव्यू करना है। ओके। खरीदने के लिए 435 पहला एंट्री पॉइंट बनता है, 385 दूसरा पॉइंट बनता है, वहाँ लीजिए। 300 आ जाए तो और ऐड कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 275 का। ठीक है। टारगेट क्या बनेंगे? 500, 535 दो छोटे टारगेट है, 565, 602 मीडियम टारगेट, 625, 650 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ठीक है। बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 19,600, 650 एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए वहाँ बेचने की राय है। राइट। स्टॉप लॉस सिंपल 725 का छोटा है। टारगेट जो बनेंगे 19,565, 535 दो छोटे टारगेट है, 19,500, 19,465 दो मीडियम टारगेट है, 19,435, 19,385 तक के बड़े टारगेट के लिए थैंक यू करिए। निफ्टी भी करिए, दोनों करिए, दोनों कर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही? हाँ सेम खरीदना है। यहाँ खरीदने के लिए जो बढ़िया रेंज है 44,125, 44,300, इस रेंज में चांस ले सकते हैं। और नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगाना है 44,000 का। ये सब लेवल स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। Okay. अपना मन से दिमाग से मत लगाना, ये कि यही फॉलो करना है आपको। हाँ, यहाँ बहुत रिस्की वाला मामला है, जहाँ रिस्क होते डर लगता है। तो ओके, टारगेट 44,400, 525 दो छोटे टारगेट है दीप, 625, 775 दो मीडियम टारगेट है, 825, 875, 925, 975 ये सारे टारगेट 45,000 तक के खुलते हैं इस रेंज में अगर आप करते हैं खरीदारी तो। ठीक है सर। अब आइए बेचने के लिए जरूर बेचें, और बेचने के लिए अच्छी रेंज जो है 44,825 से 44,975 की निकल कर आती है। 775 के आसपास से मूड बनाना शुरू करें, जितना 44,975 के आसपास बेच पाएंगे उतना आप सेफ है। तो मूड माहौल देखकर वहां पर बेचने की कोशिश करिए। ठीक है। और स्टॉप लॉस 45,125 का लगाना है। टारगेट 44,725, 625, 525 तीन छोटे टारगेट हो गए, 44,425, 275 दो मीडियम टारगेट है। इसके नीचे के चांस कम है, लेकिन नोट करके रख लो, आ जावे तो ठीक। 44,225, 125 ये फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। गॉट इट सर। ठीक है, ये तो सारे लेवल्स हो गए। अच्छा, बैन लिस्ट लगातार बढ़ रही है सर। जी एंटरटेनमेंट, 4 स्टॉक बैन में आ गए, ग्रैन्यूल्स, कैनफिन, 4 स्टॉक्स आ गए। तो एक दिन का हाईएस्ट एडिशन है, एक दिन का हाईएस्ट एडिशन है। तो 9 स्टॉक्स हैं टोटल बैन में अब, जिसमें जी, मनप्पुरम, ग्रैन्यूल्स, कैनफिन कल ऐड हुए हैं, और मौजूदा स्टॉक्स हैं चंबल, डेल्टा, बलरामपुर चीनी, इंडिया बुल्स हाउसिंग। इस सीरीज में आशीष की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है। कुछ ना कुछ रोज रहेगा। अच्छा, डेटा समझाएं। फंड्स की तो बात कर ली, वायदा कारोबार के लिए से वायदा कारोबार में कुछ खास है नहीं। 19,500 सपोर्ट है, 19,600 रुकावट है। नई सीरीज की शुरुआत है तो डेटा तो बहुत ही कम है। और बैंक निफ्टी के तो आपको पता ही है, फ्राइडे मॉर्निंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ठीक है, बट वर्थ डिस्कसिंग है स्टॉक्स। आज स्टॉक्स हैं बहुत सारे आप लेकर आए, एक खास डिस्कशन भी करना है आपके साथ। बट पहले जो आज अनिल जी के रेडार पर स्टॉक्स हैं उनकी बात करते हैं शुरुआत स्टॉक ऑफ द डे के साथ। वैसे तो मोदी जी भी स्टॉक्स पर काफी व्यूज दे रहे हैं, उस पर भी बात करनी है। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो करते हैं। बट एक बार आपके रेडार पर कौन सा ये बताएं सर। पहले तो आपने बिल्कुल स्टॉक ऑफ द डे का बनाया, उसमें एस लगाना पड़ेगा आज। स्टॉक्स 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल स्टॉक्स। अगर आशीष हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक्स बैन में ऐड कर सकते तो मैं भी हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ द डे दे सकता हूँ। आज तो रिकॉर्ड बनेगा। जब इतना स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है तो सबसे पहले बायोकॉन शॉर्ट करने की राय। बायोकॉन में आज के सबसे खराब रिजल्ट्स में बायोकॉन है। मतलब जब भी ये स्टॉक अच्छा करने लगता है कुछ ना कुछ इसके हो आ जाता है। इस बार इसी की परफॉर्मेंस आ गई है। दीप, अगर मेरे डेटा सही है तो ये 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है बायोकॉन। आई थिंक 260 दिखाया मुझे नुपुर ने जो डेटा भेजे हैं। तो अगर ऐसा है तो मतलब
सारे फार्मा स्टॉक्स अगर मजबूत है Yes. तो ये इतना नीचे नहीं 52 वीक लो उसका 191 है 191, अच्छा 260 के आसपास है। और 320 320 हाई है, हाँ तो ठीक है 191 है, ओके तो 191 एनीवे। सो आई थिंक बायोकॉन पहली चीज़ तो है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कमज़ोर परफॉर्मेंस है। अब वो आमतौर पर स्टॉक नतीजे पर कम अप्रूवल्स पर ज़्यादा ट्रेड करता है जी। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि रिजल्ट तो बहुत ही ख़राब है हर एक लेवल पे, चाहे आप प्रॉफिट देख लें, कामकाजी मुनाफा देख लें। मार्जिन 24% की उम्मीद थी 21% आए हैं, मुनाफा इन लाइन कह सकते हैं, लेकिन एबिटा लेवल पर 100 करोड़ से ज़्यादा का मिस है, बहुत ही ढीली परफॉर्मेंस है। अब ये कि थोड़ा सा एक ही इशू है इसमें कि कल 2.5% 3% नीचे बंद हुआ है, तो और फार्मा में थोड़ी सी मूड अच्छी है, तो गैप ज़्यादा मिले तो छोड़ दें, गैप ज़्यादा न मिले तो शॉर्ट करें। फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ, 270 का स्टॉप लॉस होगा, 255, 250 और 242 तक के बड़े टारगेट भी हो सकते हैं। आपके लिए बिकवाली करने की राय बायोकॉन नंबर 1। गॉट इट। नंबर 2 कॉनकोर, बहुत ही हर एक लिहाज से बहुत ही कमज़ोर परफॉर्मेंस है, और यहाँ पर भी 20.5% से कम के मार्जिन हैं, उम्मीद थी 23% की, तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही ढीली आई है। कामकाजी मुनाफा बहुत ख़राब है दीप, 17% घट कर आया है। इस वक्त जब लॉजिस्टिक्स फ्रेट वाली ये सारी कंपनियां अच्छा कर रही है, जी, कॉनकोर की परफॉर्मेंस हर एक लिहाज से बहुत ही ढीली है, और आगे कोई ऐसा आउटलुक भी ढंग ढंग का मुझे दिख नहीं रहा। तो उस हिसाब से कॉनकोर में 708 का स्टॉप लॉस होगा फ्यूचर्स का आपका, ठीक है। टारगेट 680 670 दो टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, ठीक है। अब आइए तीसरा है, बिना रिजल्ट वाले 2 स्टॉक बता रहा हूँ आपको। REC फ्यूचर्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय, 210 का स्टॉप लॉस है, 219, 223, 227 का टारगेट है। MSCI इंडेक्स में इंक्लूजन इसका हुआ है, आज 5-6 स्टॉक से इंक्लूजन हुआ, जिसमें REC भी है, PFC भी है। तो मैंने इसी को क्यों चुना है? क्यों? PFC भी चुन सकता था, PFC के इंक्लूजन की संभावना सबको पहले से पता थी, प्लस PFC का आज रिजल्ट भी है और साथ ही बोनस भी देने वाला है जी, राइट। सो PFC तो चली गई, इसकी होल्डिंग कंपनी भी है, REC के चलने का फायदा सीधा सीधा PFC को मिलता है। तो आपको दोनों में से जो खरीदना खरीदो, लेकिन मैं REC इसलिए खरीदने के, REC की किसी को उम्मीद नहीं थी। REC अनएक्सपेक्टेड आया, ये सरप्राइज इंक्लूड है, जहाँ सरप्राइज है वो चलता है। तो आई थिंक 4-5% की जगह आज REC में बन सकती है, ये खरीदें। और किसी को PFC खरीदने का मन है तो आप PFC भी खरीद सकते हैं, इसकी होल्डिंग कंपनी, कोई टेंशन नहीं है। बट मेरे को अगर, लेकिन वहाँ रिजल्ट की रिस्क भी है थोड़ी सी, अच्छा भी हो सकता है। सो वहाँ रिजल्ट का और बोर्ड मीटिंग नहीं होता तो मैं PFC भी बोल देता, दोनों ले सकते हैं। REC मेरी प्रेफरेंस है, भले कम दे ज़्यादा दे, सेफ ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक का भी किसी को दूर दूर का हवा नहीं थी, मेरे ख्याल से कैश में ये एकमात्र स्टॉक है जो इंक्लूजन में आया है, ठीक है। तो ये भी चलना चाहिए 3780 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर 4000, 4075, 4200 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है सुप्रीम इंडस्ट्री में। तो ये 2 MSCI इंक्लूजन हो गए। अब 2 स्टॉक और इंटरेस्टिंग दे रहा हूं, जिसमें एक रिजल्ट वाला है लेकिन कैश का है, और एक खबरों के दम पर जी। NCC कैश का स्टॉक और लगातार हमारा पसंदीदा स्टॉक रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई एक स्टॉक है सबसे बेस्ट है तो NCC है, मजबूत बैलेंस शीट वाला। 154 का स्टॉक लॉस, 162 165 के टारगेट के लिए। ऑपरेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस बहुत ही मजबूत आई है, स्टॉक थोड़ा और बढ़त दिखा सकता है, हालांकि भागा हुआ स्टॉक ही है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा और चलने की जगह है। और दूसरा है HCL टेक के फ्यूचर्स खरीदने की राय, $2 बिलियन की वेरिजोन से एक इनको बढ़िया डील मिली है, तो एक अच्छा मौका बन सकता है। IT शेयरों में निचले स्तरों पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी आ रही है, लार्ज डील विंस थोड़ी सी इनके लिए फायदे का काम करेगी। 1135 का स्टॉप लॉस है फ्यूचर्स के लिए, 1155, 1165 और 1177 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये आपके लिए आज सारे के सारे स्टॉक्स ऑफ द डे। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। हाँ लंबी लिस्ट है, अभी तो सिर्फ स्टॉक ऑफ द डे हुए हैं, बट रिजल्ट रिव्यू भी लेना है आपके साथ, और फिर कुछ और स्टॉक्स भी बात करेंगे। एक बार रिजल्ट रिव्यू भी जान लेते हैं। बताएं सर। हीरो मोटोकॉर्प बाजार बंद होने के बाद कल इसके नतीजे मिले जुले हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं है और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। थोड़ा नीचे आना चाहिए स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस लेवल पे तोड़फोड़ नतीजे आपको चाहिए मिक्स रिजल्ट, लेकिन शायद ना गिरे ज़्यादा। और उसकी वजह कि सेकंड हाफ के लिए बचे हुए 6 महीने जो है ना, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उसके लिए आउटलुक अच्छा दिया है मैनेजमेंट ने, कमेंट्री पॉजिटिव है थोड़ी सी, और उन्हें लग रहा है कि थोड़ी डिमांड मजबूत रहेगी भी। और एक और चीज़ है कि जो पर व्हीकल इनका जो प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो लाइफ हाई पर पहुंचा है। सो वो एक इंटरेस्टिंग डेटा है, 8,900 रुपये पर व्हीकल का। अगर आप एक मतलब बाइक खरीदते हैं हीरो की,
तो कंपनी उस पर 9,000 रुपये बना रही है। ब्रॉडली वही हो गया, ये समझ लीजिए, है ना। सो नए लॉन्चेस भी हैं, सो ज़्यादा गिरेगा भी नहीं और नंबर ऐसे नहीं कि ज़्यादा बढ़े भी। सो मैं आपको सपोर्ट लेवल दे देता हूँ और ऊपर का लेवल दे देता हूँ। सपोर्ट लेवल है आपका 2950 के आसपास, यानी कि यहाँ से 90 रुपये नीचे, और ऊपर में लेवल जो बनता है वो 3100 के आसपास का है। अगर पहले ऊपर आ जाए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, कमज़ोर खुले नीचे आए तो थोड़ा वहाँ पर खरीदारी करने का सोच सकते हैं। ये आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प मिले जुले नतीजे। दूसरा है सेल, कमज़ोर रिजल्ट्स हैं हर एक पैरामीटर्स पे, कोई डाउट ही नहीं, मतलब आप कहीं से भी उठा के देखो बहुत ही ढीले नंबर्स हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा लोअर लेवल पे इस पर सपोर्ट आ जाएगा, ज़्यादा घटेगा नहीं। सेल ज़्यादा घटने जैसा लगता नहीं है, और नीचे में 90 के नीचे जाएगा तो ही कमज़ोर होगा, और 97 के ऊपर जाएगा तो ही मजबूत होगा। तो दो आपके गोल पोस्ट हो गए, एक 90 एक 97। 90 के नीचे से डिसाइड करिए कि रिजल्ट के बाद जोर से घटेगा, और ऊपर मुझे लगता है निचले स्तर पर बाइंग आएगी, और थोड़ा बहुत अगर अच्छा घट जाए, आज 5-6 टका ऐसा मिल जाए तो थोड़ा अगर हो जाए तो हाँ। देखो ऐसे देखो कि 90 रुपए का भाव हटा दो और सेल का नाम हटा दो, खाली अगर आपको मैं दे दूं बिना नाम के और भाव के, तो आप बोलोगे हाँ ये तो इस रिजल्ट में 5% तो आराम से घटना चाहिए, है ना। लेकिन वो सेल है तो नीचे में बाइंग आएगी, और ज़्यादा घट जाए तो ले भी लेना। ओके, मेटल्स में जरूरत से ज़्यादा बेरिश नहीं रहने का। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मेटल्स को लेके बेरिश है। अच्छा वो आपने ये अच्छा सवाल किया तो मैं बता दूं, मेटल्स धीरे धीरे अब अक्यूमुलेशन जोन में आ रहे हैं। अच्छा, ये वो शुरुआती फार्मा में कैसा हुआ था माहौल, गॉट इट, कि खराब खबरों पे स्टॉक ज़्यादा गिरते नहीं थे, थोड़ी बाइंग आई थी। मेटल्स अब वो ट्रेंड दिखाने की तैयारी कर रहा है। सो मेटल में सेल में आपको नीचे के लेवल पे लेना है, देना नहीं है। मेटल्स में नीचे के लेवल पे लेना है, देना नहीं है। गॉट इट, ये ध्यान रखिए। सेक्टर में चीज़ें बदलने की शुरुआत हो रही है, बड़े कन्फर्मेशन आएंगे मैं आपको और जोर से बोलूँगा, लेकिन हल्के कन्फर्मेशन शुरुआती व्हाट यू कॉल ग्रीन शूट्स, तो ग्रीन शूट्स आने लगे थोड़े थोड़े, ठीक है ना। ये और तीसरा है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स ऐसे देखेंगे दीप नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत है, उनकी मार्जिन्स जो आए हैं बेस्ट ग्रोस मार्जिन्स हैं इनकी पूरी इंडस्ट्री में बढ़कर जो आए 200 बेसिस पॉइंट बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, प्रॉफिट मुनाफे सब लेवल पे। लेकिन रिजल्ट्स मतलब बेस्ट प्राइस करके ही चल रहे हैं। 400 रुपये स्टॉक इसीलिए है कि ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। सो आई थिंक गैप अप ओपनिंग होगी तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। बहुत ज़्यादा भागेगा इन नंबर्स के बाद मुझे डाउट है। 416 सपोर्ट है, 443 आपकी रुकावट है। अगर इस नंबर के बाद गैप से खुले प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और नीचे आए तो आपको 416 के आसपास खरीदारी करनी है। गॉट इट। चलिए, तो ये आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स पर राय, बट ये अनिल जी की तरफ से राय है। मोदी जी की तरफ से भी स्टॉक्स पर आपको राय आती हुई दिखी है, काफी वायरल हुआ है, आप सबने एक्चुअली वो क्लिप देख ही लिया होगा। एक बार देख लेते हैं मोदी जी ने क्या कहा स्टॉक्स के बारे में, और फिर अनिल जी से इसका क्या रिलेशन है ये भी आपको बताएंगे। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोप के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज HAL देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा? बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए, था आप अच्छा ही हो जाएगा। क्लियर एडवाइस आ गई मोदी जी की तरफ से कहां पर आपको पैसे डालने, और PSU स्टॉक्स वो कह रहे हैं यहां पर रखना है भरोसा। मोदी जी तीसरे PSU बुल हैं। हाँ, पहले दो कौन पूछो? पहले दो कौन? एक तो रमेश दवानी साहब, जिनको मैं जानता हूँ कई सालों से। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे पहले PSU कंपनियों पर जो सबसे बड़ा तेजी का व्यू उन्होंने बनाया जी। दूसरे, हाँ, वो ये तो हमारे साथ में बैठे हैं, कनेक्शन तो यहीं से है डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि हमने सरकारी कंपनियों में बार बार लगातार, मुझे याद है पिछले 2-3 साल से लगातार हमारी बहुत तेजी का व्यू रहा है, चाहे सरकारी कंपनियां हो, सरकारी बैंक हो, रेलवे डिफेंस वाली कंपनियां हो,
और अब मोदी जी भी बुलिश हो गए बिल्कुल। इनफैक्ट एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी कब से पीएसयू बैंक्स पर राय आ रही है और किस तरह से आ रही है, फिर अनिल जी से पूछेंगे कि अब क्या करना है पीएसयू स्पेस में। एक बार देख लेते हैं अनिल जी की रिकमेंडेशन कब से आ रही है पीएसयू बैंक्स पर। सरकारी कंपनियां लैंड बैंक पर, एसेट मोनेटाइजेशन पर, डाइवेस्टमेंट पर, ये साल उनका है। अच्छे से अच्छे और कमजोर से कमजोर सरकारी कंपनियों के शेयर चल रहे हैं और वजह है कि जहां ट्रिगर है, जहां री रेटिंग होने की संभावना है, जहां वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है, जहां एसेट बिक्री की संभावना है। अब ये बड़ा बदलाव है कि आप जो सरकार की तरफ से सोच और जो डाइवेस्टमेंट को लेकर या फिर एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर जो कुछ प्रोसेस हो रही है उसको आप रेस्पेक्ट से देख रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं और बाजार उसके बाद ये वैल्यूएशन दे रहा है। सबकी री रेटिंग कैसी होती है, होना चाहिए। अब भी हर गिरावट में सरकारी कंपनियों में निवेश के मौके, सरकारी कंपनियों की और इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर्स, पहले आपको सरकारी कंपनियों में एक बार पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा। वो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट हो या प्रोबेबल डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट जिनमें हो सकता है, वो कंपनियां आपको पैसा बना कर दे सकती। ध्यान से अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, बोल्ड कैपिटल लेटर में ये सारे सरकारी बैंक बाय ऑन डिप्स हैं। ये भी एक चीज बहुत स्ट्रांगली मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारी बैंकों पर हम बहुत पॉजिटिव हैं। रेलवे स्टॉक जो आपको समझ में आए ले लीजिए, करेक्ट। जो काम हो रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेलवे, जो आपको मतलब दूसरी बात है कि ज्यादातर कंपनियों की प्रोमोटर सरकार है, गवर्नेंस इशू नहीं है। यस, एग्जैक्टली। सरकारी कंपनियों में, सरकारी बैंकों में पैसा बनेगा ही बनेगा। अनिल, 2-2.5 साल हो गए जब से आप ये कह रहे हैं कि हर डिप पर खरीदना है। थीम भी आइडेंटिफाई करी कि कब कौन से पीएसयू स्टॉक्स चल सकते हैं, कौन सी थीम्स चल सकती हैं। और एज पीएसयू तो मेरे को याद है बजट 2021 के बाद से लगातार आपकी राय आ रही है कि पीएसयू एक थीम होगी। 2021 का तो हमारी पूरी थीम ही की सरकारी कंपनियों का साल है पूरा। और 2022-23 में भी डिफेंस, रेलवे और वहाँ से लगभग आज फॉर एग्जाम्पल मजगांव रोड देखो, 125,000-2,000 रुपए का भाव है आज। रेलवे वाले सारे स्टॉक देखो 2-3 गुना तो रिकमेंडेशन ले। डिफेंस तो कई गुना हो गया। बिल्कुल। इवन सरकारी बैंक वगैरह आप देखिए, आई थिंक बहुत वैल्यू होती है। और तेजी के मार्केट में इनका क्या है, इनका एक साइकिल होता है। आपको सही साइकिल पे एंट्री मारनी है। अगर आपने गलत लेवल पे एंट्री मार दी तो आपके 5 साल गए। हाँ, क्योंकि इनको सबसे लास्ट में चलते हैं जी, और फिर पूरा इंतजार करवाते हैं पूरा। फिर क्या होता है, ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि अरे इंडेक्स इतना बढ़ गया, हमारा शेयर तो बढ़ा ही नहीं, तो देख लेना उनके पास सरकारी कंपनियों के शेयर निकलेंगे। हाँ, क्योंकि उनकी एंट्री गलत हुई होती है। सो अगर आप इनको लोअर लेवल पे, मैं कई बार जगह फॉर्मूला देता हूँ, आज फिर से एक फॉर्मूला आपको देना चाहता हूँ। अच्छा जी, सरकारी कंपनियों के शेयर कब खरीदने। जिस सरकारी कंपनी का शेयर आपको एफडी से ज्यादा डिविडेंड दे, डिविडेंड यील्ड, उस वक्त उसको खरीदने का मन बनाइए। और वो कब होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है, वो बैंक 8% डिविडेंड यील्ड है, तो 8% डिविडेंड यील्ड इसलिए नहीं होगा कि डिविडेंड बहुत ज्यादा दे रहा है। डिविडेंड उनका लगभग सेम ही रहता है। डिविडेंड कभी बहुत ज्यादा बढ़ता घटता नहीं है। भाव घटता है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ के आ जाता है। स्टॉक का भाव है ना, भाव 100 रुपए चल रहा था, भाव हो गया 50 रुपए। डिविडेंड तब 4 रुपए देता था, अभी 4 देता, तो अब 8% लगेगा आपको डिविडेंड। करेक्ट। सो जब आपको एफडी से ज्यादा डिविडेंड आने लगे और आप ही खाली आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, इस बैंक में मैं पैसा रखूंगा कि नहीं। अगर आपको लगता है किसी पीएनबी में आप पैसा रखेंगे, ठीक है, और उसका डिविडेंड यील्ड एफडी, उसकी एफडी से ज्यादा, तो एफडी नहीं करानी, वो शेयर खरीदना है। और 5 साल के लिए ले लो, जो 5 साल की एफडी कराते हो, आप देखो डिविडेंड तो आएगा ही और शेयर का भाव आपका क्या होता है। ये तरीका है एक सिंपल लेमैन के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तो रिसर्च कर नहीं सकते कब खरीदना, हर वक्त तो टाइमिंग नहीं कर सकते, तो तब आप धीरे धीरे दिमाग लगाकर खरीदना शुरू करें। ये फॉर्मूला आपके काम करेगा। आप इसकी बैक टेस्टिंग कर लीजिए, अरमान करेंगे हमारे बैक टेस्टिंग करके डेटा निकालेंगे आराम से। मतलब बहुत पैसा बनता है, एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। एंट्री सही होनी चाहिए। इस बार तो सही एंट्री करनी चाहिए। लेकिन अब इन लेवल पे आप सरकारी बैंक कूद के खरीद नहीं, अब मार्केट रिटर्न देंगे, मार्केट चलेगा उतना चलेंगे, मार्केट अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाला टाइम चला गया इनका, अब नहीं है। ऐसी बड़ी वाली नहीं आएगी। डिफेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का टाइम चला गया, सरकारी बैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का टाइम है, अब मार्केट के साथ चलेंगे बोलेंगे, वो अब रीजनेबल सही वैल्यूएशन पे आ गए हैं। गॉट इट। तो अभी वो लो हैंगिंग फ्रूट जो बोलते हैं, जल्दी से लिया बढ़ गया या रिस्क कम है, वो चीज़ नहीं है। समझ गया सर। बट इन्वेस्टमेंट्स अच्छी। बट एक चीज़ है दीप, जो मुझे कहना चाहिए कि मैंने पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को
पार्लियामेंट में स्टॉक मार्केट के बारे में बोलते हुए देखा है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बोलते हैं। Exactly. फर्स्ट टाइम एवर, First time नो, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी ऐसा डायरेक्ट वो तो हाँ पहले मैंने मुझे तो याद नहीं आता, अगर पहले किसी ने, अगर आपको किसी को याद हो तो मुझे बताइएगा, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल भले उनके बोलने का पर्पस जो भी रहा हो, लेकिन जिक्र तो किया है। ये मतलब हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत है भाई। आज जितने लोग हिंदुस्तान के मार्केट में आ रहे हैं फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के साथ, अब धीरे धीरे जो पैसा लगा रहे हैं, ये उनके लिए रिकग्निशन है एक तरह से। जी बिजनेस देखते हैं फिर 100%, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाइए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हर जगह आपको बिजनेस चलता हुआ मिलेगा। बिल्कुल सर, ये तो है। और वो इस चीज़ से पता चल जाता है कि अगर हम कोई बहुत इंटरेस्टिंग, कोई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं तो भी हमें तुरंत पता चल जाता है, समाचार आ जाते हैं। और अगर कोई बहुत गलत या ख़राब कर रहे हैं तब भी समाचार आ जाते, पता चलता। तो लोग देखेंगे तो नोटिस करेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको बताएंगे। बिल्कुल। बट चलिए, ये है आपके लिए PSU स्टॉक्स। अनिल जी तो कब से बात कर रहे थे, कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके बारे में बात करी। आइए बात करते हैं आज के कुछ नतीजों पर, खबरों पर और सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी। नुपुर, अरमान और आशीष तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और नतीजे, खबरें कौन सी हैं? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जून का डेटा है और रिजल्ट्स के हिसाब से निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल और ONGC के नतीजे हैं, और F&O में कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। ABB इंडिया, HL, पावर फाइनेंस और नेशनल एल्यूमिनियम, कई सारी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। ABB इंडिया, यहाँ पर बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ स्पेशल डिविडेंड के ऐलान पर वहाँ पर विचार किया जाएगा। PFC, वहाँ पर नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। रेड टेप, जिसके अगर आप देखें मिर्जा इंटरनेशनल से जो डीमर्जर है उसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी पोस्ट डीमर्जर की। एक्स डेट है कई सारे स्टॉक्स में, जिसमें डिविडेंड्स है, जिसमें भारतीय एयरटेल देख लीजिए 4 रुपये का, ग्रासिम देख लीजिए 10 रुपये का, डॉक्टर लाल पैथलैब 12 रुपये का। और वहीं से अगर आप बात करें तो जहाँ पर मैक्स वेंचर्स और मैक्स स्टेट्स के जो मर्जर्स है उसके भी अगर आप देखेंगे तो उसकी एक्स डेट होती हुई दिखी है। IPO अपडेट के हिसाब से अगर आप बात करें, TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, जिसका डे 1 का अपडेट अगर आप देखें, ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है 55% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 1.7 टाइम्स, और QI भी अगर आप देखें तो 8%, और NII का अगर आप बात करें तो 69% बढ़ता हुआ दिखा है। तो ये है आपके लिए अपडेट, और साथ ही नई IPO खुल रही है थोड़ी देर में। नई IPO खुल चुकी है, बट अनिल जी की सलाह लेनी है थोड़ी देर में। TVS सप्लाई चेन पर भी अनिल जी अपना व्यू आपको देने वाले हैं। बट आइए नुपुर से करते हैं रिजल्ट्स की शुरुआत। नुपुर, मॉर्निंग बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ग्लोबल हेल्थ, जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आपको आते हुए दिखी है। कंपनी की आय 25% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखें तो 35% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। मार्जिन्स में भी आपको 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखेगा। मुनाफा भी 70% से इस क्वार्टर में बढ़ के आया। अदर इनकम में भी बड़ा जंप है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी है, जहाँ पे बोर्ड ने स्पेशल परचेज एग्रीमेंट साइन किया है DLF के साथ। बाइंडिंग टर्म शीट यहाँ को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जहाँ पे दिल्ली में 400 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने को मंजूरी मिली है। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है दोनों ही कंपनी के लिए। तो ये स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जहाँ पे मिले जुले नतीजे आपको नजर आएंगे। कंपनी की आय 29% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखें तो लॉस बढ़कर आते हुए दिखा है। 36 करोड़ का लॉस 58 करोड़ का होता हुआ नजर आया। और नेट लेवल पे भी देखें तो 680 करोड़ का कंपनी ने घाटा किया है इस क्वार्टर में, जिसमें एक्सेप्शनल है 630 करोड़ के आसपास का। साथ ही साथ MIDC ने कंपनी की जो सब्सिडरी है उसके साथ एक करार किया था 2007 में, उससे अब खारिज कर दिया। कंपनी का कहना है कि डेवलपमेंट उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे, जिसके चलते इस करार को खारिज किया गया है। एमटा टेक पे भी आपको नज़र रखनी, क्योंकि नतीजे आपको अच्छे नजर आएंगे। कंपनी की आय देखें तो करीबन 70% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे 40% की ग्रोथ है। हालांकि मार्जिन में थोड़ा दबाव आपको दिखेगा, लेकिन मुनाफा भी 25% से इस क्वार्टर में बढ़ते हुए आया है। NBCC, जहाँ पे कंपनी के नतीजे स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की आय करीबन 7% से बढ़कर है। कामकाजी लेवल पे 10% की ग्रोथ है। मार्जिन में भी 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। और मुनाफा देखें तो आपको वहाँ पे 75 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। मजगांव डॉक, जहाँ पे मिले जुले नतीजे आपको नजर आएंगे। कंपनी की आय 2.5% से घटकर आई है। कामकाजी लेवल पे 1% की गिरावट है। और मुनाफा देखें तो मार्जिन देखें तो 7.9% के आसपास आते हुए नजर आए। LIC, यहाँ पर भी आपको मिला जुला ही क्वार्टर नजर आएगा, जहाँ पे नेट प्रीमियम इनकम बिल्कुल फ्लैट इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। मुनाफा देखें तो 13% की ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन पिछले तिमाही से यहाँ पे आपको गिरावट नजर आएगी। APE देखें तो 7% की गिरावट आती हुई दिखी है। VNB मार्जिन में बिल्कुल फ्लैट इस क्वार्टर में रहते हुए नजर आए। और लास्ट में GIC, जहाँ पे आपको नेट प्रीमियम अर्न में 19% की गिरावट नजर आ रही है। मुनाफा हालांकि 6% से बढ़कर आया है, लेकिन कंबाइंड रेशियो की बात करें तो 111% से बढ़ के इस बार 118 करोड़ के 118% के आसपास आते हुए दिखा है। तो GIC पे भी रहने वाली है नजर।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नंबर्स। अरमान, आपके पास कौन से नतीजे हैं? जी, नतीजों में सबसे पहले ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर ध्यान रखें क्योंकि आय लगभग उनकी 40% कम होकर आती हुई दिखी है। मार्जिन जो है वो 6.5% से कम होकर 4.2% पर आते हुए दिखे हैं। जीनस पावर, यहाँ पे आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 40% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो 7.4% से इंप्रूव होकर 11% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा अगर आप देखें तो 12 करोड़ से बढ़कर लगभग अगर आप देखें 23 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हिम्मत सिंह का सीटी यहाँ पर आप बात करें तो आपको नतीजे दिख रहे हैं। आय 25% जो है बढ़कर आई है। मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। 4.3% से इंप्रूव होकर मार्जिन जो है 19.6% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी को जो घाटा था 21 करोड़ का, इस बार 30 करोड़ का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। कैंपस एक्टिववेयर, यहाँ पर आय लगभग 4.7% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो भी थोड़े इंप्रूव होकर आए, 18.3% से इंप्रूव होकर 18.8% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखें तो लगभग फ्लैट रहता हुआ दिखा है। एलेम्बिक की बात करें तो यहाँ पर घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और उनकी आय जो है लगभग 67% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 24.5% से इंप्रूव होकर 29.5% पर आते हुए दिखे हैं। जीआर इंफ्रा, यहाँ पर आपको आय लगभग 8% कम होकर आती हुई दिखी है। मार्जिन जो है थोड़े से कम हो गए आए, 25.5% से कम होकर 24.5% पर आते हुए दिखे हैं। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, यहाँ पे नतीजे आपको काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। आय लगभग 23% गिर कर आती हुई दिखी है। मार्जिन 17.7% से कम होकर सिर्फ 3.9% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी को जो 187 करोड़ का मुनाफा था, इस बार लगभग 3 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। और अंत में जीएम फॉर्डलर की बात करें तो आय लगभग 23% बढ़कर आई है। मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 13.3% से इंप्रूव होकर 14.5%। और मुनाफे में भी लगभग 24% के आसपास का उछाल दिखे। ओके, आइए कुछ खबरें भी आई हैं कल, नुपुर, इनके बारे में बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले एमएससीआई के बदलाव के साथ शुरुआत करते हैं, जहाँ पे जो अगस्त का रिव्यू उसका ऐलान हो चुका है। एडजस्टमेंट 31 अगस्त से लागू हो जाएंगे। 8 स्टॉक इंक्लूड किए गए, पीएफसी, आरईसी, एस्ट्रल, कमिंस, अशोक लेलैंड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी एएमसी। जो बाहर जाने वाला है वो है एसीसी। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। साथ ही साथ एचसीएल टेक, जिस पे हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, बड़ी डील साइन की है कंपनी ने। वेरिजॉन बिजनेस के साथ भी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का भी करार किया है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। शुगर स्टॉक्स पे रखनी है नज़र, जहाँ पे शुगर पर स्टॉक लिमिट और डिस्क्लोजर पर सख्ती से पालन करने का निर्देश आते हुए मिला है, जहाँ पे कम से कम 90% जो कोटा है उसे आपको सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ अगर ये नहीं किया तो अगले महीने के कोटे पर असर हो सकता है। तो शुगर स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। सिप्ला पर रखनी है नज़र, क्योंकि जो मीडिया में खबरें चल रही थी जो हिस्सेदारी बिक्री की प्रमोटर की तरफ से, उनकी तरफ से अब बयान आते हुए दिखा है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये सारी खबरें स्पेक्युलेटिव्स हैं और इस पर अभी कोई भी ऐलान नहीं है। जितने भी डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं एक्सचेंज को वही अभी तक है, उसके अलावा कुछ भी ऐसा ऑन बोर्ड नहीं है। जीएमडीसी, जहाँ पे 17 अगस्त को बोर्ड की बैठक है, FY23 के लिए डिविडेंड को बढ़ाने पर किया जा सकता है ऐलान। तो जीएमडीसी भी आज फोकस में रहेगा। एसजेवीएन, जहाँ पे सब्सिडी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है, करीबन 610 करोड़ का इसकी वैल्यू है। बिड प्राइस अगर आप देखेंगे तो 6.8 यूनिट पर की गई है। तो एसजेवीएन भी आज फोकस में रहेगा। और ड्रीम फोक सर्विसेज, जहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने करीबन 4.5 लाख शेयर्स 577 के भाव पे बेचे हैं। तो ड्रीम फोक्स भी आज फिर से फोकस में रहने वाला है। ओके, ड्रीम फोक्स एक बार फिर से यहाँ पर एक्शन हुआ है, देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करेगा। बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं आशीष के पास। एफआईआर, मॉर्निंग आशीष, पहले अच्छी रिपोर्ट्स बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट्स आई है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 415 रुपये का ऊंचा लग दिया, 282-83 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ईमानदारी की तेज़ी आने के बाद भी अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है और सिनर्जी से काफ़ी बड़ा बेनिफिट यहाँ पर कारोबार में भी देखने को मिलेगा। सीएलएसए भी मान रहे हैं कि खरीदारी की राय दे रहे हैं, 300 रुपये का टारगेट दिया है और मान रहे हैं कि मर्ज एंटिटी के पास अगर आप देखें तो कैश काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा और साथ में मेजॉरिटी स्टेक जो है सोनी होल्ड करेगा, तो इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एचसीएल टेक, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 1134 का भाव है, 1200 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और अब कुछ बड़ी डील इन्होंने साइन की है जिसके चलते मान रहे कि स्टॉक का जो अंडर परफॉर्मेंस है अब यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। मनोपुरम फाइनेंस सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 140 से बढ़ाकर 175 कर दिया, 146 रुपये का भाव चल रहा है और ये मान रहे कि जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी इसका जो कामकाजी मुनाफा है ये पिछले 8 क्वार्टर के हाईएस्ट लेवल पर है।
मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 160 से बढ़ाकर 183 रुपये कर दिया और मान रहे कि इनका जो अनुमान था मुनाफे का, इससे बेहतर 16% यहाँ पर आंकड़े देखने को मिले और FY 24-26 EPS के अनुमान में अगर आप देखें तो 6 से 13% की बढ़ोतरी भी कर दी है। ग्रासिम में यहाँ पर भी नतीजे अच्छे थे। मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि इनके अनुमान से बेहतर था एबिटा, इसके चलते ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1830 रुपये की क्लोजिंग है, 1985 रुपये का टारगेट दिया। जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने 2105 से बढ़ाकर 2270 कर दिया है। वहीं सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया है। अपोलो टायर्स मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 425 रुपये के लक्ष्य के लिए। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 102 से बढ़ाकर 124 कर दिया और मान रहे कि रेवेन्यू ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 28% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली और सभी वर्टिकल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रही है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 110 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 3000 रुपये का टारगेट दिया, 2536 का भाव चल रहा है और मान रहे हैं कि कंज्यूमर और खासतौर पर रिटेल फोकस बिजनेस में अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में 2000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। चलिए, तो ये तो रही बढ़िया रिपोर्ट्स। कुछ न्यूट्रल और कुछ खराब रिपोर्ट्स कौन सी हैं? खराब रिपोर्ट्स में कॉन्कर देखिए नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 697 रुपये का भाव चल रहा है, 620 रुपये का टारगेट दे रहा है। हर फ्रंट पर अगर आप देखें तो नतीजे ने कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल जहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और टारगेट प्राइस कट किया, 975 से घटाकर 905 किया है, 1220 का भाव चल रहा है और मान रहे कि मार्केट शेयर उन्होंने मेंटेन रख रखा है। लेकिन FMEG ये जो सेगमेंट है यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, यहाँ पर जो है फ्लैट ग्रोथ देखने को मिली है। पिडिलाइट पर मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2050 रुपये के लक्ष्य के लिए। एल्केम पर जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य इन्होंने जो है 2800 से बढ़ाकर 3550 कर दिया है, लेकिन नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल रिपोर्ट्स में हीरो मोटोकॉर्प है, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 2344 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, 3500 का टारगेट दिया है, लेकिन सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे और लक्ष्य इन्होंने 3650 से घटाकर 3600 कर दिया है। सेल यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, 93 का भाव, 85 का टारगेट। पेज इंडस्ट्रीज पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 23,068 से 43,068 से बढ़ाकर 44,738 रुपये कर दिया है। और अंत में सूला विन्यास जहाँ पर CLA ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और लक्ष्य 475 से बढ़ाकर 550 कर दिया, 491 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई सारी ब्रोकरेजेस की तरफ से। आइए वक्त है पिक ऑफ द डे का। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर मेटल्स पे ही दाव लगाना है एंड वेडनेसडे के सेशन में भी हमने इसे कवर किया था। स्टॉक अभी भी फोकस में है और मुझे लग रहा है यहाँ पर हिंडाल्को में कल के सत्र में काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था, उसका फॉलो थ्रू एक्शन भी काफ़ी सस्टेनेबल था। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 480 तक इवेंचुअली एक्सटेंड होना चाहिए। सो अभी भी खरीदारी करनी है हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 461 पे लगाना है एंड एनी डिक्लाइंस टुवर्ड्स 466 एक अच्छी हेल्दी अक्यूमुलेशन जोन होगा जहां पर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी उतारा जा सकता है। ओके, 461 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को खरीदे। पालविया साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्टॉक्स और उसमें हमें लगता है इंडसइंड बैंक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। कल के सेशन में एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है। यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक दबाव था कल के सेशन में, लेकिन इंडसइंड बैंक में जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस था, लास्ट 3 दिन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखा, हमें लगता है इंडसइंड बैंक फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1465 से 1470 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1412 के आसपास। ओके, इंडसइंड बैंक खरीदे, राय पालिया जी की। बंसल जी की भी राय जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। एज ऑफ नाउ नोटा है, मार्केट खुलने के बाद अगर कोई अच्छी चीज दिखेगी तब पिक ऑफ द डे दूंगा, नहीं तो मेरा आप नोटा एक्सेप्ट कीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। वैसे भी आज हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, हम लेट चल रहे हैं। थैंक यू बंसल जी, आई है मतलब सही टाइम पे नोटा का इस्तेमाल है। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीवीएस मोटर के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। टीवीएस मोटर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1340 1350 के बीच में इसमें खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक में जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा
वो 1325 रुपए का बनेगा ट्रेडिंग के लिहाज से। 1325 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 1375 और 1400 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें टीवीएस मोटर 1325 के स्टॉप लॉस से 1375 1400 के टारगेट के लिए। ओके, गुड मॉर्निंग कुणाल जी, बताएं सर आपको क्या है पसंद? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, सबसे ज्यादा तो मुझे आप पसंद हैं, लेकिन अनिल जी आज पिक ऑफ द डे मैं नहीं दूंगा अनिल जी। हाँ, क्यों? पिक ऑफ द डे की जगह अनिल जी आज पिक ऑफ द ईयर देने वाला हूं। अच्छा। और उसकी अनिल जी प्रेरणा है, अनिल जी कई बार हम लोगों ने कॉल्स दी अनिल जी, उसकी प्रेरणा आप रहते हैं, आप कुछ ना कुछ संकेत करते हैं, उससे कोई ना कोई आइडिया आ जाता है। और अनिल जी आज जो ये पिक ऑफ द ईयर की कॉल है, इसका संकेत स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कल संसद में दिया है। अच्छा। तो कल उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनी जिस पर भी आप चाहें, जिसको भी लोग नेगेटिव समझते हो, जिस पर भी लोगों की ओपिनियन नेगेटिव हो, उस पर खरीदारी करनी चाहिए। तो अनिल जी मैंने और राकेश जी ने पिछले साल ही निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स पर खरीदारी की राय दी थी और वहां से लगभग 35-40% का इजाफा उस इंडेक्स में हमने देखा और उस ETF में देखा है। तो अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है कि इस ईयर के लिए आप निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स का जो ETF है उसमें खरीदारी करें, गिरावट में उसको बाय करके चलें। तो मुझे लगता है कि अभी भी अनिल जी इसको नई ऊंचाइयां छूनी है, तो मौजूदा स्तरों पर गिरावट में अक्यूमुलेट करके चलें। 6 महीने का व्यू रखें और 6 महीने में मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों से करीबन 30% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी एक बड़ा अपसाइड बनेगा, गिरावट पे खरीदारी कराए। अच्छा, ये क्या लेवल पे चल रहा है, कुछ आइडिया है? निफ्टी सीपीएसई ETF जो अभी हमने दिखाया वही है या कोई और? मेरे ख्याल से वो तो इंडेक्स है, ETF का दाम अलग होगा, शायद अलग होगा कोई। जी गुलाम, ETF का दाम कोई 47 रुपए के आसपास चल रहा है, 47 के आसपास ETF चल रहा है जी। तो इसको आप मान के चलें कि इसको 60 रुपए के लक्ष्य से खरीदना है। गिरावट आए तो इसको अक्यूमुलेट करें, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करना है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखना है और इसको 60 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करना है। और इसको मैंने और राकेश जी ने अनिल जी बहुत नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय हम दे चुके हैं। और अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए अनिल जी कि किस पर हमने खरीदारी की राय दी थी, तो राकेश जी इस पर और ज्ञान दे सकते हैं। ओवर टू राकेश। ओके राकेश जी, अपना ज्ञान तैयार रखें, हम थोड़ी देर में आपके पास पहुंचे।